वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबके प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में आज हम यूपी टेट 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपसे पूछ रहा है कि दे रखा है यदि एंगल सी ए क्यू 70 डिग्री है तो एंगल ए बी सी आपसे पूछ रहा है। मतलब आपसे सी ए क्यू मतलब ये वाला जो चीज़ है ना सी ए क्यू ये आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल ए बी सी पूछ रहा है। ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला जो एंगल है ना ये आपसे पूछ रहा है, एंगल ए बी सी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसमें एक थ्योरम लगेगा। थ्योरम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। देखिए अगर कोई भी टेंजेंट रेखा है, कोई भी टेंजेंट है, किसी भी वृत्त की टेंजेंट है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, वो किसी पॉइंट पी पे काटती है। ठीक है, इस वृत्त को पॉइंट पी पे काटती है। इस पॉइंट पी से अगर कोई एक जीवा आप खींचते हो, लेट से ये जीवा पी क्यू है। मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा जो वृत्त को बिंदु पी पे काटती है। ठीक है, और इस पी से मैंने एक जीवा खींचा जो कि इस वृत्त को क्यू पे काटती है। ठीक है, तो ये पी क्यू जो एंगल बना रही है ना, यहाँ पे जो ये कोण बना रहा है, ये कोण जो होगा इसके इक्वल होगा। ये जो पी क्यू जो होगा, पी क्यू रेखा जो वृत्त के परिधि पर जो कोण बनाएगा ना, इसके इक्वल होगा। कलर चेंज करता हूँ, देखिए क्या, फिर से देखिए कि मैंने वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची। इस पे क्या किया, ये वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को पॉइंट पी पे काटता है। इस पॉइंट पी से मैंने क्या की, एक जीवा खींची जो वृत्त को पॉइंट क्यू पे काटता है। तो पी क्यू ने जो स्पर्श रेखा पे जो कोण बनाया ना, मान लेते हैं ए बनाया, तो ये वाला एंगल जो होगा, जो पी क्यू वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाएगा, लेट से ये बी बनाता है यहाँ पे, तो ये इक्वल होंगे, मतलब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट का थ्योरम है। यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि यूपी टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें हर तरह के कंसेप्ट लग जाते हैं। तो देखिए इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही केस है ना, वही केस बन रहा है एग्जैक्ट कि पी क्यू आपका क्या है, एक टेंजेंट रेखा है। यहाँ पे आपका ए सी जो है, ए सी देखिए, ए सी एक जीवा है ना, ए सी एक जीवा है जो पॉइंट ए से जा करके जाती है, और यही एंगल आपको दे रखा था 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, देखिए थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी वृत्त पर एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा पी क्यू है जो पॉइंट ए पे कट करती है इस वृत्त को, उसी पॉइंट से अगर आप कोई जीवा खींचते हो और ये जीवा और स्पर्श रेखा जो एंगल बनाते हैं, अगर वो जीवा जो वृत्त की परिधि पर जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, मतलब एंगल ए डी सी जो है ये 70 निकला। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सामने सामने के जो कोण होते हैं इनका सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, तो आमने सामने के कोण कौन कौन से हैं, एंगल डी और एंगल बी। ठीक है, मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी, इनका जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, और हमको एंगल डी पता चल गया है। एंगल डी कितना दे रखा है, 70 डिग्री अभी हमने निकाला। तो यहाँ से एंगल बी जो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 180 में से 70 माइनस कर दोगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। यही आपसे पूछ रखा था कि एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ए बी सी की जो वैल्यू होगी 110 डिग्री होगी। तो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको एक समझ में आया होगा। बस ये वाला जो थ्योरम है ना, आप इसको ध्यान दिमाग में रखिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। यहाँ पर देखिए इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि 8 पेन का क्रय मूल्य है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। कभी आपसे दे देगा कि 6 पेन का जो विक्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है यूपीटेट का। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि 8 पेन का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वह 6 पेन के सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत कैसे दें, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, ध्यान रखिए कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया 2, और जो विक्रय मूल्य के बगल में जो नंबर दे रखा होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/6 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100/3। 100/3 जब आप करेंगे तो ये आता है 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करोगे इसको। देखिए
कैसे करते इस टाइप का क्वेश्चन, अगर दे रखा है यहाँ पे 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कैसे लिखोगे इसको, जो भी डिफरेंस आ रहा है 8 और 6 का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर लिखिए, नीचे हर में क्या लिखोगे, जो भी विक्रय मूल्य के बगल में नंबर दे रखा होता है ना, जितने भी पेन का दे रखा है उसको आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे इंटू 100। ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है ना जो 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ये आपको ध्यान रखना है, जो नहीं आती है। अब देखिए 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको पिक कर लेते हैं, इन दोनों को पहले पिक कर लेते हैं, बी और डी को, क्योंकि दोनों में का जो हर है वो 30 दे रखा है, तो इसको हम 30 में कन्वर्ट करते हैं। 3/5 और 4/5 को हम ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे जिसका हर 30 हो। क्या करेंगे, 3/5 में अंश और हर में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। कितना, 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 36 18/30। मतलब 3/5 को हमने लिख लिया 18/30। 4/5 को ऐसे ही कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी अंश में 6 से मल्टीप्लाई, हर में 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4 6 24/30। मतलब 3/5 हमारा हो गया 18/30 और 4/5 हो गया 24/30। तो देख लीजिए कौन सा इसमें जो नंबर है क्या जो उसके बीच लाई करता है। तो जी हाँ, 19/30 जो होगा 18/30 और 24/30 के बीच लाई करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हमें ध्यान रखिएगा, हमें क्वेश्चन पूछा है कि नहीं आती है। ठीक है, मतलब जो आता है उसको हटा देना है। तो ये वाला चीज़ आ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 16/30, देखिए आपको पता चल रहा है 18/30 है, 24/30 होना चाहिए, लेकिन 16/30 तो 18/30 से छोटा है ना, इसके बीच में नहीं आएगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका 1 मिनट में एलिमिनेशन के थ्रू निकल गया। हमने बस क्या पकड़ा कि दोनों ऑप्शन में 30 सेम था, तो हमने इस 30 को पकड़ा और अपने वाला जो गिवन भिन्न दे रखा है उसको 30 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया, 3/5 क्या हो गया 18/30 में कन्वर्ट हो गया, 3/5 18/30 में कन्वर्ट हो गया, और 4/5 जो हो गया 24/30 में हो गया। मतलब हमारी जो भिन्न 18/30 और 24/30 के बीच कौन सा नहीं आता उसको देख लेते हैं। 19/30 आएगा, 16/30 जो होगा ये नहीं आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में और क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि कौन सा नहीं आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 90 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य आपसे पूछ रहा है। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। 3 पेन दे रखा है, पेन को मान लेते हैं हम पी से लिखते हैं, पेंसिल को मान लेते हैं हम क्या बोलते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पेन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेंसिल को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रबर है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। पेन को मैं पी लिखूंगा, पेंसिल को क्यू लिखूंगा, रबर को आर लिखूंगा। अब चल, तो यहाँ पर मैंने पेन को पी, पेंसिल को क्यू और रबर को आर मान लिया। अब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है कि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है 92 रुपीज़। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, पी क्यों, क्यों क्यों, आर क्यों, यहाँ पे मैंने पेन को पी माना है, पेंसिल को क्यू माना है और रबर को आर माना है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी कोई मतलब चेंज नहीं हुआ। और क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92, तो हमने एक इक्वेशन बनाना। और दूसरा क्या दे रखा है कंडीशन यहाँ पे, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है। मतलब पेंसिल को हम क्यों माने हैं ना, तो 8 पेंसिल और 16 जो रबर है इसका जो मूल्य दे रखा है आपको, वो दे रखा है 68 रुपीज़। ठीक है, अब ध्यान से अगर इस दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो 2Q+4 आ रहा है, इसका 4th टाइम से ये लिखा तो है, मतलब क्यू का 2Q का 4 गुना 8Q और 4R का 4 गुना 16R। तो आप क्या करेंगे, सिंपल पहले वाला जो इक्वेशन है ना इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 12P प्लस 8Q प्लस 4 चौको 16, 16R इक्वल टू 92 में 4 का मल्टीप्लाई करने कितना है, 4 दूनी के 8, 4 नवा के 36। ठीक है, मतलब 12P प्लस 8Q प्लस 16R आ गया 368 रुपये। यहाँ पे दे रखा है आपको
8Q प्लस 16R की वैल्यू 68 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 68 लिख दोगे। जब यहाँ पर 68 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 12P प्लस 68 इक्वल टू 368। तो यहाँ से 12P की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 300। मतलब 12P मतलब 12 जो पेन है ना, 12 पेन क्योंकि मैंने P को पेन माना था, तो 12 पेन का जो मूल्य आया वो हमको 300 रुपये। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 24 पेन का मूल्य बताइए। 24 पेन का मूल्य क्या होगा, 12 पेन का हमको पता है, तो 24 पेन का कितना होगा, 12 P का दुगुना होगा 2 × 12P, और हमको 12 पेन का पता है कितना है 300, तो 2 × 300 इक्वल टू 600। मतलब 24 पेन का जो मूल्य आया हमारा 600 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे किया मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल से मैंने पेन पेंसिल और रबर को P की वार मान लिया, ऐसे बस इसलिए कि लिखने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने मान लिया। और बस एक इक्वेशन बना दिया 3P प्लस 2Q प्लस 4R इक्वल टू 92, और दूसरा क्या बनेगा 8Q प्लस 16R इक्वल टू 68। दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, खटाक से आंसर निकल आया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बात गांठ बात लीजिए कि ट्रायंगल की रचना करने के लिए, कोई भी ट्रायंगल अगर आपको बनाना है ना, तो आपको मिनिमम, जो बोलते हैं ना मिनिमम, ये दिमाग में बैठ जाना, मिनिमम एक कोण तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर एक कोण है ना तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर एक कोण नहीं दिया रखा है कहीं भी, अगर एक कोण नहीं दिया और कुछ भी कंडीशन दे रखा है ना, तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे, किसी भी हाल में आप ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गए केवल 3 कोण दिया गया है, आप बिल्कुल बना पाओगे। 2 कोण दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे भी कोण है कि दो, यहाँ देखिए 2 भुजा और उनके मध्य का कोण, ये भी दे रखा है एक कोण, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। इस वाले में देखिए केवल 3 भुजा है, मैंने अभी आपको बताया अगर मिनिमम एक कोण अगर आपको पता है ना तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो। केवल 3 भुजा दे रखी है तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस केस में, क्योंकि पूछा है नहीं कर सकते, तो केवल 3 भुजा अगर होगी तो आपका एंगल, आप ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते। और बहुत लोग सोच रहे हैं क्यों भाई ट्रायंगल में तो 3 भुजाएं होती हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं बोलता हूँ कि आपको 3 भुजा दे रखी है, एक 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर। अब बनाइए ट्रायंगल। मैं बोलता हूँ कि चलिए बेस तो मैंने बना लिया 9 सेंटीमीटर का, ठीक है ए बी। अब इस पे 2 भुजाएं और दे रखिए 3 6, इनका यूज करना है। अब एक चीज़ बताइए, 3 बनाना है, 3 किधर आप बनाओगे, इधर बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे आप, यही तो नहीं पता है ना हमें, यही तो नहीं पता है। ये कैसे पता होता अगर हमको एंगल दे रखा होता, लेकिन हमको एंगल दिया ही नहीं है, केवल भुजा दे रखी है, तो आपका डायरेक्शन नहीं बता पाओगे ना किस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि मैं 3 इधर बना दूं और कोई 9 आकर के, जो 9 यहाँ पे जो 6 बच गया, 6 आकर के कोई इधर बना दे, ये 6 बना दे, ये 3 बना दे, कहाँ है ट्रायंगल बना, नहीं बनाना ट्रायंगल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपको ट्रायंगल का निर्माण करना होगा, केवल अगर 3 भुजा दे रखी है तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। मिनिमम एक एंगल जो होना चाहिए ना, एक कोण जो होना चाहिए वो आपको दिया होना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, इसमें केवल 3 भुजाएं वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयताकार भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं ना, देखिए लंबाई मान लेते हैं 1 है, चौड़ाई मान लेते हैं ये भी 1 है, दोनों को हमने 1 1 मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लंबाई हमने 1 मीटर माना, चौड़ाई 1 मीटर माना, हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया 1 मीटर स्क्वायर। ये आसान है, ठीक है। कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में दिया वो से कर से आते हैं। कह रहे हैं कि लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अगर लंबाई में हम 50% वृद्धि कर देंगे तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 + 50/100। ऐसे ही तो लिखते हो ना, परसेंटेज को क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1.5। ठीक है, ये 1.5। चौड़ाई में कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कितना होगा चौड़ाई 1 + 20/100, ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर।
ठीक है। मतलब जो नई लंबाई आई वो 1.5 मीटर आई, नई चौड़ाई कितनी आई 1.2 मीटर आई। तो नया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 1.5 गुणे 1.2, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, मैंने सिंपल से बोला है, पॉइंट हटा दीजिए और बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा 12 25 60, हासिल 6, 12 कम 12 6 18। और जितने इसमें 1.1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब 1 2, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 1.80। तो नया क्षेत्रफल 1.80 आया, पुराना क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आया, तो कितना बढ़ गया 1.80 माइनस 1/1, ये कितना बड़ा 0.80। ठीक है, इसको क्या करेंगे 0.80 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। ठीक है, देखिए तो पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। 0.80 को कैसे लिखेंगे, 80/100, ये कितना होगा 20 से काटिए, 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 4/5 गुना, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 4/5 गुना। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैसे किया मैंने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ने पूछा था कि लंबाई चौड़ाई दे रखा था, लंबाई में 50, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। मैंने सिंपल से लंबाई को मान लिया था कि 1 मीटर है, चौड़ाई को 1 मीटर माना, तो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आ गया मतलब हमारा। अब लंबाई में मैंने 50% की वृद्धि कर दी, तो नया लंबाई कितना हुआ 1.5 मीटर, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो नया चौड़ाई है 1.2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो 1.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1.80 मीटर स्क्वायर। अब कितने की वृद्धि हुई, तो क्या करूँगा, पहले नया वाला 1.80 आया था, पुराना 1 था, इसको घटा दिया, कितना है 0.80 इतने की वृद्धि हुई। तो अब इसको 0.80 हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, 80/100, 20 चौको 80, 20 पच्चीस 100, मतलब 4/5, तो इतने गुने की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सामान्य मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा। वैसे तो आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। बचपन में हम याद किए होते हैं। ठीक है, बट इसको हम तरीका बताएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, C/5 = F-32/9। ये फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। मतलब ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, ये फ़ारेनहाइट में। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, अगर ये आपका फार्मूला याद है तो आप तभी तक इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो C/5 = F-32/9। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू क्या दे रखी है 37 दे रखी है, तो 37/5 = F-32/9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 × 9 = 5F-160। ये करेंगे इधर 9 7 63, हासिल 6 9 3 27 6 33 = 5F-160। यहाँ से 5F निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 333 प्लस 160, ये कितना आ जाएगा 3 6 3 9 3 1 4 493। तो F की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो जाएगी 493/5। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार में जाएगा, 5 9 का 45, रिमाइंडर कितने बचेगा 4, तो टोटल 43 बच जाएंगे। 43 5 6 40, और फिर बच जाएगा 3, एक पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 6 30, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लग पाएगा। अगर आपको फार्मूला ये पता है C/5 = F-32/9, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लोगे। और अगर आपको पता हो कि 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री लिखते हैं, तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।